नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी हिस्ट्री का 6th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। 6th चैप्टर क्या है? वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। वीवर्स किनको बोलते हैं? वीवर्स जो कपड़ों की बुनाई करते हैं उनको वीवर्स बोला जाता है। कपड़ों को जो बुनते हैं उनको वीवर्स बोला जाता है। हिंदी में इनको जुलाहा बोलते हैं। क्या? जुलाहा। आयरन स्मेल्टर्स यानी कि जो लोहे को गलाते हैं, आयरन को जो मेल्ट करते हैं उनको आयरन स्मेल्टर बोला जाता है। फिगर 1 में जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रेडिंग शिप्स ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत इन द 17th सेंचुरी। यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग शिप दिख रही हैं जो कि पोर्ट पे हैं, सूरत पोर्ट में है। यह तस्वीर जो है 17th सेंचुरी की है। सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द इंडियन ओशियन ट्रेड। सूरत जो कि गुजरात में है, इंडिया के वेस्ट कोस्ट में है, यह इंडियन ओशियन ट्रेड का एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट में से एक पोर्ट हुआ करता था। अब जैसे यहाँ पे इंडिया का मैप है, यहाँ पे आप क्या दिख रहा है? ये इंडिया का वेस्ट कोस्ट है। ठीक है, ये वेस्ट कोस्ट है और ये है ईस्ट कोस्ट, और ये है गुजरात का मैप। गुजरात है, यहाँ पे क्या है? सूरत है। तो सूरत में ही वो पोर्ट था, यानी जो सूरत पोर्ट था यह इंडियन ओशियन ट्रेड का एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट में से एक पोर्ट हुआ करता था। डच एंड इंग्लिश ट्रेडिंग शिप्स बीगन यूजिंग द पोर्ट फ्रॉम द अर्ली 17th सेंचुरी। डच और इंग्लिश ट्रेडिंग शिप जो थी वे सूरत पोर्ट का यूज करना कब से स्टार्ट की? ये अर्ली 17th सेंचुरी से। इट्स इंपॉर्टेंट डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी। बट जो सूरत पोर्ट था, इसका जो इंपॉर्टेंस था, इसका जो महत्व था, वह कब डिक्लाइन हो गया? 18th सेंचुरी में इसका जो महत्व था वो डिक्लाइन हो जाता है। दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। यह चैप्टर आपको क्राफ्ट और इंडस्ट्री, इंडिया की क्राफ्ट और इंडस्ट्री की स्टोरी बताता है। कब? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के दौरान। कैसे? बाय फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्री, दो इंडस्ट्रीज पे फोकस करते हुए। कौन कौन सी? टेक्सटाइल्स एंड आयरन एंड स्टील। ठीक है, यानी कि यह चैप्टर दो इंडस्ट्रीज पे फोकस करते हुए, कौन कौन सी? टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील। यानी कि यह चैप्टर दो इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और आयरन तथा स्टील पे फोकस करते हुए ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया की क्राफ्ट और इंडस्ट्री की स्टोरी बताता है। बोथ दीज इंडस्ट्रीज वर क्रुशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। क्रुशियल यानी कि इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, मॉडर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए ये दो इंडस्ट्रीज थी। कौन कौन सी? टेक्सटाइल और आयरन तथा स्टील, जो दोनों इंडस्ट्रीज थी मॉडर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स मेड ब्रिटेन द फोर मोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन था मैकेनाइज्ड हो गया था, यानी मशीनरी का इस्तेमाल होने लगा था प्रोडक्शन में। पहले क्या था? कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन मैकेनाइज्ड नहीं था, वो मैनुअल था। ठीक है, बट अब जो है वो मशीनरी से, यानी कि जो कॉटन टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो मैकेनाइज्ड हो चुका था, मशीनरी से इसका प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, और फोरमोस्ट का मतलब होता है सबसे आगे या सबसे प्रमुख। ठीक है, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल का मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ब्रिटेन को 19th सेंचुरी का सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल नेशन बना दिया था। एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम द 1850। और जब ब्रिटेन की आयरन और स्टील इंडस्ट्री ग्रो होना स्टार्ट कर देती है, कब कब से? फ्रॉम 1850 से, यानी कि जब ब्रिटेन की आयरन और स्टील इंडस्ट्री 1850 से ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, ब्रिटेन केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो उस टाइम ब्रिटेन को लोग वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानने लगते हैं। The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India. कॉन्क्वेस्ट यानी विजय या जीत। देखो, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडिया पर ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट और इंडिया का इंडिया का कॉलोनाइजेशन होना और ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना और इंडिया पर ब्रिटिशर्स का जीत होना, इन तीनों का एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन था। You have seen how in chapter 2 how the English East India Company's interest in trade led to occupation of territory। आपने चैप्टर 2 में देखा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अपने इंटरेस्ट यानी ट्रेड में अपने इंटरेस्ट के लिए किस प्रकार पूरी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कब्जा कर लिया। एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज्ड ओवर द डिकेड, और ओवर द डिकेड जो ट्रेड का पैटर्न था किस प्रकार चेंज हो गया। In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe।
देखो लेट 18 सेंचुरी में जो कंपनी थी वो क्या करती थी, इंडिया से गुड्स बाई करती थी, यानी इंडिया से सामान खरीदती थी और उसको उस सामान को जो भी गुड्स बाई करती थी उसको इंग्लैंड और यूरोप में क्या करती थी, एक्सपोर्ट कर देती थी, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल। और इस सेल के थ्रू उसको क्या मिलता था, प्रॉफिट मिलता था, किसको, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ग्रोथ से ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन टू सी इंडिया एज ए वास्ट मार्केट फॉर दियर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। देखो जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ हो गया तो जो ब्रिटिश के इंडस्ट्रियलिस्ट थे वे इंडिया को अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए एक बहुत ही वास्ट मार्केट के रूप में देखने लगे। एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगन फ्लडिंग इंडिया। और ओवर टाइम क्या हुआ, जो भी मैन्युफैक्चर गुड्स था, जो भी वहाँ का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था, वो ये लगातार क्या किए, एक्सपोर्ट करने लगे कहाँ पे, इंडिया में। तो धीरे धीरे इंडिया में क्या वो फ्लडिंग हो गया, इनके सामान का जो इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था इंडिया में बहुत ही ज्यादा आ गया। हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। अब देखो इनका पूरा इंडियन मार्केट में इनके सामान की फ्लडिंग आ जाती है, मतलब बहुत सारा सामान इनका आ जाता है। तो अब यह जो था इनके सामान का, इनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का इतना ज्यादा आ जाना, जो इंडिया की क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज थी उस पर किस प्रकार अफेक्ट पड़ता है। दिस इज द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। तो दोस्तों यही क्वेश्चन हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन। चलो सबसे पहले हम टेक्सटाइल प्रोडक्शन को देखते हैं। अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट बंगाल, यानी कि अराउंड 1750 के अराउंड या 1750 के आसपास, जब बंगाल को बंगाल पर ब्रिटिश का कब्जा नहीं हुआ था, यानी बंगाल को ब्रिटिश ने जीता नहीं था। इंडिया वाज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में इंडिया और वर्ल्ड के और देशों से बहुत दूर था, मतलब बहुत आगे था। कब की बात है, अराउंड 1750, जब जो बंगाल था उस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ था, तब की बात है कि कॉटन प्रोडक्शन में, कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में इंडिया जो था और देश कंट्रीज से बहुत आगे हुआ करता था। इंडियन टेक्सटाइल्स हैड लॉन्ग बीन रिनोन्ड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्सक्लूसिव क्राफ्टमैनशिप। लॉन्ग हैड लॉन्ग बीन यानी कि लंबे समय से, रिनोन्ड मतलब प्रसिद्ध या मशहूर, फाइन क्वालिटी यानी फाइन क्वालिटी की वजह से, एंड एक्सक्लूसिव का मतलब, इसका एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि बारीक या सूक्ष्म, क्राफ्टमैनशिप का मतलब होता है कारीगरी। ठीक है, जो इंडियन टेक्सटाइल थे दोस्तों, वे लंबे समय से अपनी फाइन क्वालिटी और बारीक कारीगरी की वजह से पूरी दुनिया में बहुत लंबे समय से क्या थे, मशहूर थे। दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया, जावा, सुमात्रा एंड पेनांग एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। एक्सटेंसिवली यानी बड़े पैमाने पर, या आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा। तो बड़े पैमाने पर इनकी ट्रेडिंग कहाँ पे होती थी, साउथ ईस्ट एशिया, जैसे जावा में, सुमात्रा में और पेनांग में, और वेस्ट और सेंट्रल एशिया में। फ्रॉम द 16th century यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि फ्रॉम द 16th century से जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो क्या करने लगी, वे इंडियन टेक्सटाइल को बाई करना, उसको खरीदना स्टार्ट कर दी। किस लिए, ताकि वे यूरोप में उसको बेच सके, फॉर सेल इन यूरोप, यूरोप में बेचने के लिए। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज प्रिजर्व इन मनी वर्ड स्टिल करेंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। मेमोरीज का मतलब होता है यादें, इस फ्लोरिशिंग ट्रेड की और इंडियन वीवर्स के कारीगरी की जो यादें हैं वो आज भी इंग्लिश तथा और बहुत सारी लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स में अभी भी जो है कि प्रिजर्व हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस। सी व्हाट दे टेल अस मतलब उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो उस इस प्रकार के जो वर्ड है उनके ओरिजिन को ट्रेस करना और उनका पता लगा, उनकी मीनिंग को फाइंड आउट करना कितना इंटरेस्टिंग है। वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री, जो वर्ड है वो हमको हिस्ट्री बताते हैं। European traders first encountered fine cotton cloth from India carried by Arab merchant in Mosul in present day Iraq। Encounter मतलब देखना या सामना होना। तो जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे सबसे पहले उनको इंडियन टेक्सटाइल जो था, इंडियन टेक्सटाइल कहाँ पे उन्होंने देखा, मोसूल में, जो कि आज के डे में कहाँ पे है, इराक में है। यह उन्होंने मोसूल में देखा, किसके पास, अरब मर्चेंट के पास। ठीक है, यानी कि यूरोपियन ट्रेडर्स ने फाइन कॉटन क्लॉथ, इंडिया से लाया गया फाइन कॉटन क्लॉथ सबसे पहले मोसूल में, जो कि प्रेजेंट डे इराक में है, वहां के व्यापारियों के पास देखा, जो वहां के अरब व्यापारी थे, जो अरब मर्चेंट थे, उनके पास देखा। सो दे बिगन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वुवन टेक्सटाइल एज मसलिन। तो इस उसके बाद उन्होंने क्या किया, जितने भी
फाइनली वुवन टेक्सटाइल थे उनको मसलिन बोलना स्टार्ट कर दिए। अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी, एक ऐसा वर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in southwest India। तो दोस्तों जब स्पाइसेस यानी मसाला, तो जब मसाले की खोज में जो पोर्चुगीज थे वो पहली बार इंडिया आए थे, तो वे कहाँ पे लैंड किए थे, वे कहाँ पे आए थे, वे साउथ वेस्ट इंडिया में केरला कोस्ट जो है वहां पे कालीकट में लैंड किए थे। कौन? पोर्चुगीज। वो किस लिए आए थे? वो मसालों की खोज में आए थे, स्पाइसेस की खोज में आए थे। The cotton textiles which they took back to Europe along with the spices came to be called calico। तो एक्चुअली जब वो जा रहे थे तो अपने साथ वो मसाले तो ले गए यानी स्पाइसेस तो ले गए, उसके साथ कुछ कॉटन टेक्सटाइल्स भी अपने साथ ले गए, यानी कॉटन के कपड़े भी अपने साथ ले गए। कहाँ पे? यूरोप में। अलॉन्ग विद केम टू, इस जो कपड़े को अपने साथ जो कपड़े ले जाते हैं कालीकट से, यानी जब वो जाने लगते हैं अपने साथ स्पाइसेस लेके जाते ही है क्योंकि स्पाइसेस की खोज में आए ही थे, और उसके साथ साथ कुछ कॉटन टेक्सटाइल भी लेके जाते हैं यूरोप में अपने साथ। तो इसी को क्या बोला गया? कालिको बोला गया। कालिको कहाँ से डिराइव किया गया है? कालीकट से डिराइव किया गया है। एंड सब्सिक्वेंटली कालिको बिकम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल। और सब्सिक्वेंटली क्या हुआ? जो कालिको था, जितने भी कॉटन टेक्सटाइल थे उनको, उनका एक जनरल नाम हो गया, सारे कॉटन टेक्सटाइल को सब कालिको बोलने लगे। देयर आर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट। तो बहुत सारे और भी वर्ड हैं जो कि वेस्टर्न मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलरिटी को पॉइंट करते हैं। आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि वेस्टर्न मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलरिटी को बताते हैं। In figure 3, you can see a page of an order book that the English East India Company sent to its representative in Calcutta in 1730। अब जैसे यहाँ पे पेज 13 है, यह क्या है? एक पेज है, कहाँ का? एक ऑर्डर बुक का पेज है जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा था। कहाँ था उनका? कहाँ पे भेजा था? कलकत्ता में भेजा था, जो कि 1730 में। ठीक है, यानी कि यह एक ऑर्डर बुक का पेज है जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1730 में कलकत्ता में अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा था। द ऑर्डर दैट ईयर वाज फॉर 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लॉथ। तो इस साल जो ऑर्डर हुए थे कितने? 5,89,000 पीसेस जो है क्लॉथ के ऑर्डर किए गए थे। Browsing through the order book, you would have seen a list of 98 varieties of cotton and silk cloth। ब्राउजिंग मतलब देखना, ब्राउज करना, या आप समझ सकते हैं ये बुक है, अगर उसको ब्राउज करने का मतलब उसको पलटना। ठीक है, अगर इस बुक को आप पलट पलट के पढ़ते तो आप देखते कि कितनी लिस्ट ऑफ 98 वैरायटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ आपको मिलता कि यहाँ पे एक लिस्ट थी जो कि 98 कॉटन और सिल्क के 98 वैरायटीज थी। These were known by their common name in the European trade as piece goods। ये जितनी वैरायटी थी इनको कॉमन नेम से बोला जाता है। एक इन सबका नाम जो था, इनका जो नेमिंग थी वो समान थी। ये जो यूरोपियन ट्रेडर थे इनको पीस गुड्स के नाम से बोलते थे, पीस गुड बोलते थे। यूजली वुवन क्लॉथ पीसेस दैट वर 20 yards लॉन्ग एंड 1 yard वाइड। यूजली क्या होता है, ये जो पीस गुड होता था क्या होता था? एक वुवन क्लॉथ होता था। वुवन क्लॉथ मतलब बुना हुआ कपड़ा, जिसको बुना जाता था। एक बुना हुआ कपड़ा होता था जिसकी लेंथ कितना होती थी? इसकी लेंथ होती थी 20 यार्ड। 20 यार्ड इसकी लेंथ होती थी, और वाइड यानी इसकी ब्रेड्थ कितना होता था? 1 यार्ड इसका ब्रेड्थ होता था। अब जैसे यहाँ पे क्या है, एक वर्ड और जैसे हमने देखा, पेज फ्रॉम एन ऑर्डर बुक ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1730। नोटिस हाउ ईच आइटम इन द ऑर्डर बुक वाज केयरफुली प्राइस्ड इन लंदन। नोटिस करो कि इस ऑर्डर बुक में कितना केयरफुली जो प्राइसिंग है, कितना केयरफुली जो है कि लंदन में इनको प्राइसिंग किया गया, कितना केयरफुली प्राइस किया गया है। दीज ऑर्डर्स हैड टू बी प्लेस्ड 2 years इन एडवांस। तो ये जो ऑर्डर था 2 साल एडवांस मतलब 2 साल पहले ऑर्डर करना पड़ता था, प्लेस करना पड़ता था। बिकॉज दिस वाज द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड ऑर्डर्स टू इंडिया, गेट द स्पेसिफिक क्लॉथ वुवन एंड शिप टू ब्रिटेन। क्योंकि ये 2 साल जो था, ये 2 साल टाइम लगता था किसमें? और जो ऑर्डर था इंडिया में, उस ऑर्डर को इंडिया में भेजने में और स्पेसिफिक क्लॉथ लेने में, और उसके बाद उसको ब्रिटेन शिफ्ट करने में, यानी ब्रिटेन पहुंचने में टोटल कितना? 2 साल लग जाता था। इसलिए एडवांस में 2 साल पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ता था। वंस द क्लॉथ पीसेस अराइव इन लंदन, जब एक बार लंदन में क्लॉथ का जो पीस था, जो कपड़ा था, पहुंच जाता था, दे वर पुट अप फॉर ऑक्शन एंड सोल्ड। उनकी नीलामी होती थी, ऑक्शन होता था और बेच दिया जाता था। नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्लॉथ इन द बुक। अब क्या करना है आपको? जो डिफरेंट वैरायटी की क्लॉथ है, जो डिफरेंट वैरायटी की क्लॉथ है इस बुक में, उसको आप उनके नाम को देखना है। अमंग द पीसेस ऑर्डर इन बल्क वर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ कॉल्ड कोसेस और खस्सा एंड बंडाना।
तो दोस्तों जब नेमिंग आप कपड़ों की वैरायटी यहाँ पे देखोगे तो कुछ इसमें वैरायटी ऐसे कपड़े जो कि जिनका जो ऑर्डर प्लेस किया गया था बल्क में किया गया था। बल्क यानी कि बहुत सारा जो ऑर्डर प्लेस किया गया था एक बल्क में, ठीक है। तो उसमें थे कुछ प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ जिनको कि चिंट बोला जाता था, कोसेस थे या खस्सा थे जिनको कि कोसेस या खस्सा बोला जाता था, और कुछ बंडाना भी थे। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चिंट कम्स फ्रॉम? क्या आप जानते हो जो इंग्लिश टर्म चिंट चिंट है ये कहाँ से आया? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड छींट। यह हिंदी वर्ड से डिराइव किया गया है। कौन से वर्ड से? छींट से। अ क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन। एक्चुअली एक कपड़ा होता है जिसपे कलरफुल छोटे छोटे फ्लावरिंग की डिजाइन होती है, छोटे छोटे फूलों की डिजाइन होती है, उसको छींट बोला जाता है। फ्रॉम द 1680 देयर स्टार्टेड अ क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड एंड यूरोप। तो क्या हुआ कि 1680 से इंग्लैंड और यूरोप में प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का एक क्रेज सा चल गया। यानी कि फ्रॉम 1680 से क्या हुआ कि यूरोप में और इंग्लैंड में जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल होते थे इंडिया के, उनका एक क्रेज चल गया, लोग उसको पसंद करने लगे। क्यों? फॉर मेनली फॉर दियर एक्सक्लूसिव फ्लोरल डिजाइन, फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस। क्योंकि इनका जो फ्लोरल डिजाइन एक फूलों की बहुत ही बारीक से डिजाइनिंग होती थी। अब जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत ही बारीक डिजाइनिंग होती थी फूलों की, और इनका जो टेक्सचर होता था काफी फाइन होता था, और रिलेटिव चीपनेस ये काफी सस्ता होता था। अदर जो कपड़े मिलते थे ब्रिटेन में या और यूरोप में, अब उनसे ये बहुत सस्ता होता था, चीप चीप होता था। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ और क्लॉथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक। अब देखो जो इंग्लैंड के रिच लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वे इन कपड़ों को, जो इंडियन टेक्सटाइल प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल होता था, वे लोग यानी कि अमीर लोग पहनते ही थे। उनके साथ साथ यहाँ तक जो क्वीन थी, वहाँ की जो महारानी, वहाँ की रानी थी ब्रिटेन की, वो भी क्लॉथ पहनती थी। कौन से? इंडियन फैब्रिक के। Similarly, the word bandana now refers to any brightly colored and printed scarf for the neck or head. Similarly, बंडाना जो है क्या होता है? आज के टाइम बंडाना क्या होता है? नेक पे यानी कि गर्दन में जो हमारा गला है उसमें, या हेड पे कोई भी एक ब्राइटली का जो बंडाना होता है, ब्राइटली कलर का होता है, थोड़ा चटक कलर का होता है, प्रिंटेड स्कार्फ होता है, उसको हम बंडाना रिफर करते हैं, उसको हम बंडाना बोलते हैं। ओरिजिनली द टर्म डिराइव फ्रॉम द वर्ड बाधना। ओरिजिनली ये जो टर्म है बंडाना कहाँ से डिराइव किया गया है? ये बाधना से डिराइव किया। बाधना क्या? हिंदी फॉर टाइंग। टाइंग जो हम इंग्लिश में टाइंग बोलते हैं उसको बाधना बोलते हैं। टाई करना यानी बाधना। एंड रेफर टू अ वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस्ड थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। ठीक है, यानी तो दोस्तों इस जो बंडाना है, बंडाना में ब्राइट कलर वाले ऐसे बहुत सारी वैरायटी के कपड़े आते थे जिन्हें की टाइंग और डाइंग की मेथड से प्रोड्यूस किया जाता था। यानी कि टाइंग किया जाता था, बांधा जाता था, और डाई किया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता। वो सारी किस में आते थे? बंडाना में आते थे। उन सारे को क्या बोला जाता? बंडाना बोला जाता था। देयर वर अदर क्लॉथ्स इन द ऑर्डर बुक। जो ऑर्डर बुक है उसमें और बहुत सारे कपड़े थे। दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, जिनको कि उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से उसमें नोट किया गया है या लिखा गया है। जैसे कि कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, ओडिशा, चारपुर। The widespread use of such words shows how popular Indian textiles had become in different part of the world. वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बड़े पैमाने पर या व्यापक रूप से। तो दोस्तों जो एक इन वर्डों का इस्तेमाल यहाँ पे यूज हुआ है, जैसे कि कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चाँदपुर, यानी कि कपड़ों को उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन के नाम से जाना जाता था, नोट किया गया है। तो इन वर्डों का, इस प्रकार के वर्ड का जो बड़े पैमाने पर या व्यापक रूप से जो यूज हुआ है, जो इस्तेमाल हुआ है, वह यह दिखाता है कि जो इंडियन टेक्सटाइल था वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट हिस्सों में या अलग अलग हिस्सों में कितना ज्यादा जो है इंडियन टेक्सटाइल जो था वो पॉपुलर हो चुका था। ठीक है, जैसे फिगर 6 में देख सकते हैं, बंडना डिजाइन अर्ली 20th सेंचुरी की डिजाइन है। ये डिजाइन में आपको क्या दिख रहा है कि नोटिस द लाइन दैट रन्स थ्रू द मिडल। अब इस लाइन को नोटिस करो जो एकदम मिडल से रन कर रही है, एकदम कपड़े के मिडल से जा रही है। ये क्या? डू यू नो व्हाई? ऐसा क्यों है? इन दिस ओढ़नी, एक्चुअली ये एक ओढ़नी है। टू टाई एंड डाई सिल्क पीसेस आर सीम टुगेदर। सीम मतलब सिलना। विद गोल्ड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या होता है? कढ़ाई। तो इसमें क्या किया, दो जो है कि सिल्क के कपड़े हैं, सिल्क के जो टुकड़े हैं, उनको क्या किया, पहले टाई और डाई की मेथड से उनको प्रोड्यूस किया गया है, और उनको एक से थ्रेड से क्या कर दिया गया है, थ्रेड से कढ़ाई के थ्रू उनको बांध दिया गया है।
एक में जोड़ दिया गया है। ठीक है। बंडाना पैटर्न वर्क मोस्टली प्रोड्यूस इन राजस्थान एंड गुजरात। जो बंडाना पैटर्न था वो मोस्टली कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता था? राजस्थान में और गुजरात में।